और बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके की जांच में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दूतावास के आसपास लगे मोबाइल टावर के डेटा को खंगाला गया और पता लगा है कि धमाके के वक्त उस इलाके में करीब 45,000 मोबाइल फोन एक्टिव थे, जिसकी वजह से संदिग्ध फोन कॉल की पहचान करना पुलिस के लिए अब चुनौती साबित होता जा रहा है। ऐसे में जबकि मोबाइल डेटा की जांच पड़ताल की जा रही है, पता यह चला कि 45,000 ऐसे फोन हैं जो एक्टिव थे इस वारदात वाली जगह के आसपास। ऐसे में बड़ी मुश्किल एजेंसीज को कि आखिर कैसे पता लगाया जाए कि कौन से नंबर पर इस तरह की वारदात की बातचीत भी हुई होगी। और अब जबकि हर एंगल से तफ्तीश हो रही है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। आनंद, अगर मोबाइल डेटा खंगाला जा रहा है, क्या ये जरूरी है कि मोबाइल फोन लेकर ही वो पहुंचे हों, और क्या अब इसे एक कमजोर कड़ी भी माना जा रहा है अगर इतने सारे फोन एक साथ एक्टिव थे उस इलाके में? जी देखिए प्रशांत, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि जिस वक्त कल करीब 5 बजे इजराइल एम्बेसी के पास में बम ब्लास्ट हुआ, उसके आसपास जो मोबाइल टावर्स हैं, उन मोबाइल टावर्स का जो डाटा लिया गया है, डम डाटा, उसमें जानकारी निकल के सामने आई है कि 45,000 मोबाइल फोन एक्टिव थे एक ही वक्त पर। यानी कि उस तय समय पर जब ये ब्लास्ट हुआ है, एजेंसीज के लिए काफी बड़ी चुनौती है कि उन 45,000 फोन कॉल्स में उन फोन कॉल्स का पता लगाना कि कौन से फोन कॉल संदिग्ध थे या किस तरह की उन पे बातचीत हो रही थी। और ये भी बड़ा सवाल है कि क्या जो भी ब्लास्ट करने वाले संदिग्ध थे, क्या वो मोबाइल फोन लेकर आए थे? अगर वो मोबाइल फोन लेकर नहीं आए थे तो एजेंसीज के लिए काफी मुश्किलें होंगी, क्योंकि कोई सीसीटीवी फुटेज अब तक ऐसा स्पेशल सेल या क्राइम ब्रांच या दूसरी एजेंसियों के हाथ नहीं लगा जिससे कोई कॉन्क्रीट, कुछ ठोस सबूत जो है वो एजेंसीज को मिले। और इसलिए एक के बाद एक कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है जांच एजेंसी। लेकिन एक बड़ी खबर यह भी आ रही है, दिल्ली धमाकों से जुड़ी हुई इजराइल दूतावास के बाहर हुए धमाके के बाद एक चश्मदीद का बयान भी सामने आया है। उन्होंने दावा किया कि यह धमाका शाम 5 बजे के आसपास हुआ और आसपास रहने वाले लोग तेज धमाके की दहशत में आ गए थे, जबकि जिस जगह यह धमाका हुआ वहां से तेज धुआं उठता हुआ नजर आया था। जो कुछ इन्होंने देखा वो बयान किया। We were resting in our bedroom and we went up. I went running to the floor upstairs. I thought somebody has used my gym and has thrown the whole stack of weights as if like a big thud. When I went up, I saw my staff quarters are on top and they were all running helter-skelter. There was a panic had set in and everybody thought that a cylinder has exploded within the house. It was a very, very loud bang, and really it was beyond imagination that something like this would happen next to our house, like, you know, a bomb blast or bomb attack. So it was really scary. चश्मदीद बता रहे हैं कि किस तरह का उन्होंने महसूस किया और माहौल देखा। नीतीश, लेकिन अगर मोबाइल डेटा खंगाला गया, 45,000 मोबाइल फोन एक्टिव थे, बड़ी मुश्किल है, सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे या उस पर्टिकुलर जगह पर फोकस नहीं थे, ऐसे में और क्या सुराग हाथ लग सकता है कि इन गुनहगारों तक हाथ पहुंचे एजेंसी के? देखिए, तरीका यही है, और जो हर कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिस जगह पर होता है, तो जो भी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करती है वो उस इलाके के जो सेल टावर हैं उसका डाटा जो है डंप लेती है। उसके बाद उसका कॉल एनालिसिस किया जाता है कि घटना के पहले और घटना के बाद कुछ ऐसे नंबर तो नहीं हैं जो आपस में संपर्क में थे, घटना के बाद भी संपर्क में थे, घटना के पहले भी संपर्क में थे। तो जाहिर तौर से ये एक प्रोसेस होता है और ये बड़ा ही टीडियस प्रोसेस है। कई केसेस जो है इसकी वजह से सॉल्व भी हो जाते हैं और कई में सफलता नहीं मिलती। इसके अलावा जो फॉरेंसिक एविडेंसेस है उसको खंगालने की कोशिश करेगी। जो कहीं से कुछ और इनपुट्स मिलता है दूसरे एजेंसियों के हवाले से, चाहे आईबी से हो या अल्टीमेटली इस केस को एनआईए के पास जाना है। एनआईए की टीम भी कल आई थी, वो भी कुछ जो है इनपुट्स जो है दिल्ली पुलिस को दे रही है फिलहाल। तो जो एजेंसियों का जो कलेक्टिव एफर्ट होगा, किसी एजेंसी से कुछ मिलेगा, किसी एजेंसी से कुछ अलग अलग तरह के सबूत इनपुट्स मिलेंगे, उन सब को कलेक्टिवली करके उसके बाद इस केस को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जाहिर तौर से टीडीएस के है ये प्रोसीजर, और अभी तक 15 घंटे बीत जाने के बाद एजेंसियों के हाथ खाली हैं।
और तमाम तरह के एंगल से इन्वेस्टिगेशन जारी है। तफ्तीश में हाथ अब तक खाली, लेकिन तफ्तीश भी लगातार जारी है और पैनी कर दी गई है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दिल्ली में किसानों के धरने स्थल पर 31 जनवरी रात 11 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद किया गया है। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद तीनों सीमाओं पर इंटरनेट पर अब पाबंदी लगा दी गई है और ये सबसे अहम है। ऐसे में जबकि कुछ बॉर्डर पर तो सुरक्षा बल भी पहुंचे थे, खाली करने के लिए भी कहा गया था, लेकिन अब इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। अनुराग ढांडा हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनुराग, इससे पहले भी आंशिक रूप से दिल्ली एनसीआर में ये मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी, लेकिन अब 31 तारीख तक इन बॉर्डर्स के इलाके में पूरी तरह से सेवाएं बंद। आखिर किस तरह की आशंका के मद्देनजर ये कदम उठाया गया? क्या आप नहीं खाओगे खाना? अनुराग, हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, किस तरह की आशंका के मद्देनजर इंटरनेट सेवा बंद की गई है इन बॉर्डर के इलाके पर जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं? और यह बेहद अहम खबर भी हम आपको बता दें कि जैसे ही 26 जनवरी को हिंसक घटना हुई लाल किले के नजदीक और दूसरे और इलाकों में बेहिसाब ट्रैक्टर दौड़ाए गए, ऐसे में भी आंशिक रूप से इंटरनेट सेवा रोकी गई थी सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर। लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है, इंटरनेट सेवा इन इलाकों में बॉर्डर पर बंद कर दी जाएगी जहां अभी भी बड़ी तादाद में किसान नेता डटे हुए हैं। हालांकि इन्हें यहां से हटने के लिए भी कहा गया है। कुछ इलाकों में सीमाएं जरूर खुली है, लेकिन जिन इलाकों पर अब भी लोग जमे हुए हैं वहां इंटरनेट सेवाएं अब बंद कर दी गई है। लेकिन दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके के बाद पूरे देश में अब सुरक्षा और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ दूसरी कई एजेंसियां भी जांच में जुटी हुई है। धमाके के बाद दिल्ली में सख्ती बढ़ा दी गई है, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। साथ ही साथ दिल्ली में लोगों को जागरूक रहने के लिए पोस्टर भी लगाए गए हैं, जबकि धमाके वाली जगह पर कई टीमें जांच में जुट गई है। दिल्ली में धमाके के बाद मुंबई में नरीमन पॉइंट पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों को धमाके से जुड़े कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। लोगों से जागरूक रहने की भी अपील की गई है। दिल्ली पुलिस ने इसी लिहाज से कई पोस्टर भी लगाए हैं। किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु आसपास देखने पर दिल्ली पुलिस को तुरंत इसके इत्तला करने के भी निर्देश दिए गए हैं। ये सूचना जनजागृति के लिए पोस्टर दिल्ली के कई इलाकों में लगाए गए हैं। इस बीच धमाके वाली जगह पर चल रही जांच में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के साथ ही इजराइल के भी जांच अधिकारी पहुंच चुके हैं। इजराइल ने अपने दूतावास के पास हुए धमाके की जांच में शामिल होने की भी बात कही है। नीतीश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, अब इजराइल की जांच एजेंसियां भी यहां पर शामिल है, कुछ अधिकारी इस पूरे इलाके में देखे जा सकते हैं। क्या इजराइल की खुफिया एजेंसी, जिसे एक दुनिया की घातक एजेंसी भी माना जाता है ऐसे मसलों के लिए, क्या अब वो इन्वॉल्व हो चुकी है जिस तरह के संकेत इजराइल ने भी दिए थे? जी देखिए, बिल्कुल अभी कुछ देर पहले मैं ये जो मौका वारदात है उसकी तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी कुछ देर पहले इजराइल की जो खुफिया एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, दुनिया की एक खतरनाक एजेंसी मानी जाती है इंटेलिजेंस एजेंसी, और वो अक्रॉस द कंट्री ऑपरेशन भी करती है दूसरे देशों में जाकर भी। उसके कुछ अधिकारी, उसके जो कुछ लोग यहाँ पर नज़र आए थे स्पेशल सेल के अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए। इसके बाद लगातार ये सड़क पर चहलकदमी कर रहे थे, फ़ोन पर बात करते हुए। तो ऐसा नहीं है कि कोई टीम अभी फ़िलहाल इजराइल से आई है। मोसाद के लोग जो है, जहाँ भी इजराइल की एम्बेसी होती है वहाँ पर ऑलरेडी एम्बेसी के साथ जो है तैनात रहते हैं। तो वो स्पेशल सेल के लोगों के साथ, टेक्निकल टीम के साथ इनपुट शेयर कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तो जाहिर तौर से कोऑपरेशन हो रहा है दोनों देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का, और इस केस को जो है क्रैक करने की कोशिश की जा रही है, जल्द से जल्द केस को। तो अभी आप देख सकते हैं मौका वारदात पे ये जो लोग खड़े हुए हैं बीच में, ये स्पेशल सेल के लोग हैं, जो इनकी टेक्निकल टीम है 3D ग्राफिक्स वाली, वो खड़ी है। कुछ सुरक्षा बल यहाँ पर खड़े हुए हैं, और कुछ अधिकारी ब्राज़ील एम्बेसी के अंदर भी अभी जाते हुए देखे गए थे, मैंने देखा था, हालांकि अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। ब्राज़ील एम्बेसी रोड के दूसरी तरफ है, आप देख सकते हैं वहाँ लाल रंग की जो बिल्डिंग है ब्राज़ील एम्बेसी की है। तो जाहिर तौर से कोऑपरेशन चल रहा है, जाँच का सिलसिला लगातार जारी है, अफसर आ जा रहे हैं, लेकिन जो कुछ कॉन्क्रीट होता है, जो एविडेंस के तौर पर कहा जा सके, जिससे केस की तह तलाशी जा सके, वो अब तक नहीं मिल पाया है। और इसी के लिए जानी जाती है मोसाद, और यह है इजराइल की खुफिया एजेंसी। बड़ी खबर इस वक्त ही हमारे सहयोगी दे रहे हैं नीतीश
कि जो दूतावास के साथ संलग्न होते हैं ऐसे अधिकारी मोसाद से जुड़े हुए भी अब इस जांच में शामिल हो चुके हैं और किलर मशीन के तौर पर दुनिया भर में इसे जाना जाता है कि ये अपनी तफ्तीश को अंजाम तक जरूर पहुंचाते हैं, चाहे इसमें कितना भी वक्त लग जाए। लेकिन इस बीच इजराइल के राजदूत रॉन मल्का ने भी इसी बात के संकेत दे दिए थे। उन्होंने कहा है कि इजरायली जांच एजेंसियां धमाके के दोषियों को पकड़ने के लिए भारतीय जांच एजेंसियों की हर तरह से मदद कर रही है। First, Dr. Jaishankar called our Minister of Foreign Affairs. The Foreign Secretary called our DG in the Ministry of Foreign Affairs. The NSA called our NSA. So there is a full collaboration. They, of course, gave their assurances and offered all the support and the protection that we need, and if there's any assistance that we need. And of course, said as usually we say between friends, they will do whatever is needed, and we have full trust in the Indian authorities that will take any measures that are needed, first to protect the Israeli representatives that are here in India, and second, to conclude this investigation and finding those that are responsible for that. और ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, सिंघू बॉर्डर पर तो इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, गाजीपुर बॉर्डर पर भी इंटरनेट सेवा बंद की गई है, ठीक इसी तरह टिकरी बॉर्डर पर भी। ये तीन वो बॉर्डर जहां बड़ी तादाद में किसान नेता अब भी डटे हुए हैं। 29 की रात से ही इंटरनेट सेवा बंद, 31 जनवरी तक ये सेवाएं इसी तरह से बंद रहेंगी। लेकिन एक बड़ी खबर, जालंधर में छापेमारी की, दिल्ली पुलिस ने जालंधर में छापेमारी की है और ये सबसे अहम खबर है। जुगराज सिंह नाम के शख्स की तलाश यहां पर तेज कर दी गई है। अब पता लगाने की कोशिश, लाल किले में जो झंडे लेके पहुंचे थे वो आखिर किस मकसद से, किस किस तरह के झंडे लेके पहुंचे थे, और तफ्तीश अब आगे बढ़ती हुई। गणतंत्र दिवस के दिन जिस तरह की हिंसक वारदात हुई, लाल किले पर झंडा फहराया गया, जुगराज सिंह की तलाश में जालंधर पहुंची हुई है दिल्ली पुलिस। दर्जनों की तादाद में झंडे स्पेशल सेल ने बरामद भी किए। इन झंडों के लिखे शब्द और स्लोगन की भी पड़ताल की जा रही है। क्या विवादित है? प्रतिबंधित झंडे भी यहां लेकर के लाल किले में पहुंचे थे। प्रदर्शनकारी 26 जनवरी को इस लाल किले में दाखिल हो गए थे। अलग अलग तरह के कई और झंडे भी थे, झंडे बरामद किए गए। जालंधर पहुंच चुकी दिल्ली पुलिस, जांच अब तेज है और माना यह जा रहा है कि अब बहुत दूर नहीं वो उपद्रवी जो इस साजिश को अंजाम देने के लिए यहां पहुंचे थे, और दिल्ली पुलिस जालंधर पहुंच चुकी है, तलाश की जा रही है। लेकिन सबसे अहम बात है, कुछ खास लोग जिनकी तलाश, आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस खबर के साथ जुड़े हुए हैं हमसे। आनंद, किन लोगों की खास तौर पर तलाश है, किस मकसद से, किस तरह की आशंका उन लोगों की जिन्हें तलाशने के लिए जालंधर पहुंची पुलिस? जी देखिए, जिस तरह से 26 जनवरी के दिन प्रशांत लाल किले पे जो हिंसा हुई थी और वहां पर दर्जनों की तादाद में अलग अलग तरह के झंडे लेके जो प्रदर्शनकारी वो पहुंचे थे, उस पूरे मामले में एक टीम जो है दिल्ली पुलिस की वो जालंधर पहुंची हुई है और जो एक शख्स है उस शख्स की तलाश की जा रही है जिसने वहां पर ये झंडा लगाया था। बता दें कि 9 जो केस है वो क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किए गए हैं और SIT है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। स्पेशल सेल UAPA और देशद्रोह की धाराओं में भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है ताकि इस पूरे मामले की तह तक जाया जा सके और जो लोग भी जिन्होंने वहां पर लाल किले के प्राचीर पर झंडा फहराया था उनकी गिरफ्तारी हो। और ये बड़ी खबर भी है, जुगराज सिंह की तलाश के लिए जालंधर पहुंची है दिल्ली पुलिस। जुगराज सिंह भी इस इलाके में, और 26 जनवरी की हिंसा से जुड़ी ये बेहद अहम खबर है। लाल किले में जो झंडे लेकर पहुंचे थे वो बरामद किए गए, दर्जनों की तादाद में ये झंडे बरामद किए गए, अलग अलग रंग के हैं, कुछ स्लोगन इन झंडों पर लिखे गए थे। उनको पढ़ने की और समझने की भी कोशिश की जा रही है कि इन शब्दों का क्या मतलब है, क्या विवादित हैं, प्रतिबंधित झंडे हैं जो लाल किले लेकर पहुंचे हुए थे। और इसीलिए भी अब कई और लोगों की तलाश की जा रही है। हम आपको यह भी बता दें कि स्पेशल सेल UAPA और देशद्रोह की धाराओं में FIR दर्ज करके लाल किला और दिल्ली में 26 जनवरी की हिंसा की जांच में जुटी हुई है। स्पेशल सेल अब इसकी जांच पड़ताल कर रही है। दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की टीम पंजाब के जालंधर पहुंची हुई है और पुलिस को अब जुगराज सिंह की तलाश है जिसने लाल किले पर झंडा लहराया था, लगाया था, इस पर आरोप है। पुलिस ने कंवरपाल सिंह गोल्डी के घर भी दबिश दी है। आनंद, किन किन लोगों के घर दबिश दी गई है और खास बात यह कि जुगराज सिंह की तलाश आखिर किस मकसद से, किस तरह के आरोप? जी देखिए प्रशांत, जुगराज सिंह की पहचान करी थी दिल्ली पुलिस ने, जो कई आई विटनेस थे और जो पुलिस के लोग थे उनके जरिए, और जुगराज सिंह जालंधर के रहने वाले हैं इसलिए वहां पर ये टीम पहुंची हुई है। 2 जो वीडियो आए थे सामने उसमें आप देख सकते हैं 2
से 3 लोग हैं जिन्होंने रेड फोर्ट पर, लाल किले पर जो प्राचीर है वहां पर जो तिरंगा है उसके अलावा जो अपने झंडे हैं वो वहां पर लहराए थे। उसी मामले में यूएपी और देशद्रोह का केस जो है वो दिल्ली पुलिस की सदर सेल ने दर्ज किया था। बता दें कि और भी 2 से 3 लोग ऐसे अभी जिनकी तलाश के लिए अलग अलग टीमें जो है वो गठित हुई हैं, उनकी भी पहचान कर ली गई है। तमाम लोगों के खिलाफ जो एलओसी है, लुकआउट सर्कुलर है, वो जारी हो चुका है। इसके अलावा जो किसान नेता थे जिनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनके 44 से ज्यादा इसमें लुकआउट सर्कुलर जारी हो चुके हैं और 9 टीमें जो हैं वो अलग अलग तरीके से बनाई गई हैं। 9 केस जो है वो क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किए गए हैं। क्राइम ब्रांच की एसआईटी जो है वो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो पूरी साजिश हुई थी, पूरी कॉन्स्पिरेसी हुई थी, उस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस की सदर सेल कर रही है। शुक्रिया। तो अब दबिश दी जा रही है, उन लोगों की तलाश भी की जा रही है। लेकिन दिल्ली में महज एक दिन पहले इजरायली दूतावास के बाहर हुए धमाके के बाद अब जांच एजेंसियां अलर्ट पर है। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी है। इजरायली दूतावास के पास से गुजर रही हर गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर लोगों को बम से अलर्ट रहने की सलाह दी है। जगह जगह पोस्टर भी लगाए गए। और ये पोस्टर आप देख सकते हैं, दिल्ली में कई जगह इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने लोगों को अलर्ट किया है कि अगर किसी भी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु आप देखें तो जरूर पुलिस को इसकी सूचना दें। नीतीश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, तफ्तीश तो आगे बढ़ रही है, हाथ अब भी खाली है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के, लेकिन क्या कुछ और आशंका बरकरार है कि लोगों को अब सजग किया जा रहा है, सचेत किया जा रहा है? देखिए, पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। दिल्ली में लगातार जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जैसे खान मार्केट अभी आपने बताया था, तो वो वहाँ पर पोस्टर्स लोगों को अवेयर करने के लिए कि कोई संदिग्ध वस्तु दिखे या किसी तरह की कोई चीज़ दिखे जो लावारिस पड़ी हुई हो, तो उसके बारे में दिल्ली पुलिस को जो है तुरंत इन्फॉर्म करें ताकि लोग जो हैं सुरक्षित रहें। ख़ासतौर से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा जो है ज़्यादा मुस्तैद कर दी गई है। मॉल हैं, मार्केट प्लेसेस हैं, वहाँ पर तो हो सकता है, क्योंकि पुलिस को ऐसी आशंका है कि दिल्ली में पहले भी सिलसिलेवार बम धमाके हो चुके हैं, तो पुलिस को आशंका है और उस आशंका को रूल आउट करने के लिए एहतियातन हर जगह पर सुरक्षा जो मुस्तैद कर दी गई है, खासतौर से भीड़ भाड़ वाले इलाके में। और हर एक गाड़ियों को जो वाहन है जा रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, लोगों से उनकी आइडेंटिटी के बारे में पूछा जा रहा है, आई कार्ड्स देखे जा रहे हैं। तो ये एहतियातन जो है ये काम किया जा रहा है दिल्ली पुलिस। और एहतियातन अब जांच और तेज कर दी गई है, तलाशी लोगों की ली जा रही है, क्योंकि दिल्ली में एक दिन पहले इजरायली दूतावास के बाहर हुए धमाके पर इस वक्त ये एक और बेहद अहम खबर आ रही है। धमाके से जुड़ी ये खबर, जहां एक लेटर भी मिला है। दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई है क्योंकि चिट्ठी में ईरान के फौजी कमांडर रहे कासिम सुलेमानी और एक परमाणु वैज्ञानिक के नाम का भी जिक्र है, जिसकी अलग अलग हमलों में 2020 में हत्या कर दी गई थी। आशंका जाहिर की जा रही है कि इन हत्याओं के बदले के लिए इस तरह की वारदात को तो अंजाम नहीं दिया गया। इजरायल दूतावास के पास हुए धमाके में कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इसने भारत से लेकर इजरायल तक की दोनों देशों की सरकार की चिंताएं बढ़ा दी है। शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई है उसके पीछे, धमाके के पीछे ईरान के आतंकियों का हाथ होने का भी शक जाहिर किया जा रहा है। दिल्ली में इजरायल दूतावास के पास धमाका। छोटे धमाके के पीछे बड़ी साजिश। धमाके के बाद देश भर में अलर्ट। धमाके के पीछे किसकी साजिश? दिल्ली में 29 जनवरी को शाम 5:05 पर अचानक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरी दिल्ली ही नहीं देश को भी हिला दिया। धमाके में कोई जख्मी नहीं हुआ और महज 4 से 5 कार के शीशे टूटे। छोटे धमाके से बड़ी साजिश का ट्रायल हुआ, जिसे बताया गया कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है। धमाका हुआ तो दिल्ली दहल गई और गृह मंत्री एक्शन मोड में आ गए।
देश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सभी एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई। भीड़ भाड़ वाली जगहों की निगरानी बढ़ा दी गई। मुंबई में रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ाई गई और धमाके के जांच की जिम्मेदारी स्पेशल सेल को सौंप दी गई। मौके से एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिली है जिसमें साल 1970 का टाइम आ रहा है, लेकिन इसमें लाइव फुटेज चल रही है। इस सबूत के मिलने के बाद आशंका जताई जा रही है कि ये ब्लास्ट किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। धमाका क्यों हुआ? धमाका किसने किया? और कड़ी सुरक्षा वाले इलाके में धमाका कैसे हुआ? साथ ही धमाका करने वालों की आगे की रणनीति क्या है? इसकी तलाश शुरू हुई तो इसके तार ईरान से जुड़ने लगे, जिसकी वजह धमाके वाली जगह पर मिली वो चिट्ठी है जिससे कई राज खुलने की आशंका जताई जा रही है। दावा किया गया कि चिट्ठी इजराइल के राजदूत को संबोधित की गई है और लिखा गया है कि ये एक ट्रेलर था। इसमें 2020 में 2 ईरानी नागरिकों के काम का भी जिक्र किया गया है, जिसमें ईरान के एक शक्तिशाली जनरल और ईरान के परमाणु वैज्ञानिक का भी जिक्र है। इस आशंका को बल इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि 23 जनवरी को ही भारतीय एजेंसियों ने यरूशलेम के यहूदियों पर संदिग्ध हमले के बारे में अलर्ट जारी किया था। चिट्ठी में ये बातें सामने आई तो सवाल उठने लगे कि क्या ये धमाका ईरान के जनरल सुलेमानी की मौत का बदला था या फिर इजराइल ईरान की दुश्मनी का धमाका था? ये सवाल इसलिए क्योंकि साल 2012 में 13 फरवरी को दिल्ली में इजराइल के राजनयिक की कार में एक बाइक सवार ने चुंबक से चिपकने वाला एक बम चिपका दिया था, जो कार के प्रधानमंत्री निवास के पहुंचते ही फट गया था। इस हमले में इजरायली राजनयिक की पत्नी जख्मी हुई थी और जांच में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को हमले के पीछे ईरानी खुफिया एजेंसी का हाथ होने की तरफ इशारा करने वाले सबूत मिले थे। यही वजह है कि स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। सवाल ये भी है कि क्या ये धमाका भारत इजराइल की दोस्ती पर चोट की साजिश है, क्योंकि ये धमाका उस दिन हुआ जिस दिन भारत और इजराइल के कूटनीतिक संबंधों के 29 साल पूरे हुए। There has been an explosion just outside the Israeli embassy in New Delhi. Fortunately, nobody is hurt. All the diplomats and their families are safe. Thank you so much for your concern. This explosion happens exactly when we mark 29 years for the establishment of full diplomatic relations between Israel and India. And especially in these days, the strong and warm friendship between Israel and India reflects itself. देश की राजधानी के सबसे सुरक्षित इलाके में हाई अलर्ट के बीच इजरायली दूतावास के करीब हुए बम धमाके ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस इसकी जांच में पूरी दम लगा रही है, तो वहीं चिट्ठी में धमाके का ईरान कनेक्शन मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां ईरान और इजराइल के बीच चल रही तनातनी के एंगल को भी अहमियत दे रही हैं। इस बीच सरकार पर देश में मौजूद रहकर धमाके करने वालों का जल्द से जल्द पता लगाने का दबाव भी है, तो वहीं इजराइल से मजबूत कूटनीतिक रिश्ते बनाए रखने का भी दबाव है। इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके के बाद दिल्ली में सभी दूतावासों की सुरक्षा अब और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। मुंबई में तो इजरायली काउंसुलेट की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। वहां अब क्विक रिस्पांस टीम तैनात कर दी गई है। इतना ही नहीं, देश भर में मंदिरों और दूसरे धार्मिक जगहों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हवाई अड्डों पर भी अब सीआईएसएफ को आने जाने वालों पर और कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। मुंबई में इजराइल के वाणिज्यिक दूतावास के बाहर भी सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ वहां आने जाने वाले लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। क्या है ताजा हालात, पारस दामा हमारे सहयोगी बता रहे हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में कल 5:05 इजराइल एम्बेसी के पास एक छोटी तीव्रता का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद इसकी आवाज़ जो है वो मुंबई तक भी पहुंची है और मुंबई के इजराइल एम्बेसी ऑफिस के पास हम खड़े हैं, जहां पे सिक्योरिटी जो है इस ऑफिस की बढ़ा दी गई है। ये मैराथन बिल्डिंग है, लोअर परेल में है और 13वीं मंजिल पर इस बिल्डिंग की इजराइल एम्बेसी का ऑफिस है और यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। अब यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोकल गार्ड है बिल्डिंग के, वो सारे जितने भी
भी लोग इस बिल्डिंग में आ रहे हैं उन सबके आईडीज चेक कर रहे हैं। आईडीज चेक करने के बाद, तलाशी लेने के बाद ही उनको अंदर एंट्री दी जा रही है। साथ ही साथ बिल्डिंग की सुरक्षा इस तरह बढ़ाई गई है, यहाँ पे QRT मौजूद है। ये मुंबई पुलिस की स्पेशल टीम होती है, क्विक रिस्पॉन्स टीम, जो इस तरीके के हालात के लिए बनाई जाती हैं और इस तरीके से सिचुएशन के लिए ट्रेन की जाती हैं। वो टीम यहाँ मौजूद है, पूरी टीम यहाँ है। साथ ही साथ मुंबई पुलिस के कई अधिकारी और मुंबई पुलिस के कई लोग जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। साथ ही साथ मुंबई पुलिस को जो है सिविल ड्रेस में भी यहाँ तैनात किया गया है कि अगर कुछ चीज़ें होती हैं तो वो क्विक रिस्पॉन्स करें और सारी चीज़ों को संभालने की कोशिश करें। वहाँ अनिल देशमुख ने भी ये कहा कि हमारे लिए मुंबई करों की रक्षा करना हमारा फ़र्ज़ है और मुंबई की रक्षा करना हमारा फ़र्ज़ है। इसी के लिए मुंबई पुलिस को अलर्ट पे रखा गया है। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। धमाके के बाद अयोध्या समेत उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। महाकुंभ को देखते हुए हरिद्वार में भी अलर्ट जारी है। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सतर्कता बरतने के आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों को अपने अपने जिलों में खास जगहों पर, धार्मिक स्थलों पर और दूसरी संवेदनशील जगहों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ पुलिस को गश्त बढ़ाने के भी निर्देश दे दिए गए हैं।